Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ये टॉपिक नंबर 5 है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12 बायोलॉजी से। इस टॉपिक में हमें ये सारे सब पॉइंट्स कवर करने हैं, जिनमें से कुछ सब पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और आज जो वीडियो में हम पढ़ेंगे वो है मॉडर्न सिंथेटिक थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। इस थियोरी से हमने ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स कवर कर लिए हैं पिछले वीडियो में, और कुछ जो पार्ट इसका रह गया था वो आज वाले वीडियो में हम कवर करेंगे। और आने वाले जो सब पॉइंट्स हैं हम धीरे धीरे सारे वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपने पहले वाले वीडियोस मिस कर दिए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ, केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, डार्विज्म एंड म्यूटेशन थियोरी, यदि आपने ये सब मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। आज जो हम पढ़ेंगे वो है मॉडर्न सिंथेटिक थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। तो मॉडर्न सिंथेटिक थियोरी ऑफ इवोल्यूशन मेन 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसे ये 3 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है जेनेटिक वेरिएशन, जिसे हमने पिछले ही वीडियो में देख लिया है, जिसमें हमने कवर किया था म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड माइग्रेशन। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो है नेचुरल सिलेक्शन एंड आइसोलेशन। ये दोनों भी एक्सप्लेन करेगा इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो है नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन के हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन जो है वो मेन रीजन है इवोल्यूशन का। ये कह सकते हो कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो ड्राइविंग फोर्स है इवोल्यूशन के लिए। ड्राइविंग फोर्स मतलब कोई ऐसा फोर्स जो जिम्मेदार होता है उस चीज के लिए। तो इवोल्यूशन के लिए नेचुरल सिलेक्शन जो है वो जिम्मेदार है, क्योंकि वो मेन ड्राइविंग फोर्स है। जो नेचुरल सिलेक्शन है वो जेनेटिक वेरिएशन को पॉपुलेशन में लाता है। नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसीजर के दौरान जो फिटेस्ट है वो सरवाइव करता है, उसके पास एडवांटेज होता है, वो रिप्रोड्यूस करता है, और वो ऐसे ऑफस्प्रिंग्स या फिर ऐसे आगे के जनरेशन को रिप्रोड्यूस करता है जो धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं और सरवाइव करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन जो प्रोसीजर है वो सबसे ज्यादा जो है एडप्ट किया जा सकता है बाय द फिटेस्ट। और जो नेचुरल सिलेक्शन प्रोसीजर के दौरान एडप्ट हो जाता है वही ऑर्गेनिज्म फिटेस्ट होता है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। वो ग्रो करेगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा, और बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग से अपने जैसे दिखने वाले जो आगे के जनरेशन से उन्हें पॉपुलेशन में ऐड करेगा। नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशनरी चेंजेस लाता है, जिसकी वजह से फेवर्ड रिप्रोडक्शन होता है ऑफ जीन्स। ठीक है, तो जो नेचुरल सिलेक्शन है उसकी वजह से इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन के वजह से जो अच्छे वाले जीन्स हैं वो आगे वाले जनरेशन में ऐड होते जाएंगे, और ये जीन्स जो है वो चेंजेस लाएंगे जीन फ्रीक्वेंसी में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के दौरान। नेचुरल सिलेक्शन जो प्रोसीजर है वो इनकरेज करता है कि जीन्स या फिर कैरेक्टर्स जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एडेप्टिव इफिशिएंसी के साथ है, मतलब ऐसे जीन्स या ऐसे कैरेक्टर्स जिनमें बहुत सारा ताकत है एडप्ट करने का पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, पर्टिकुलर कंडीशन में, वही जीन्स जो है वो आगे ग्रो हो, वो आगे जो है रिप्रोड्यूस हो और आगे जाके बने रहे। तो नेचुरल सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो मेनली इस तरह के जीन्स के डेवलपमेंट पे वर्क करता है जो इफिशिएंट हो एडेप्टिव इफिशिएंसी के साथ पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट को मैचअप करने के लिए।
इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का, वो है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो है, यहाँ पे एग्जाम्पल ध्यान रखिए, पूछते हैं राइट द एग्जाम्पल फॉर नेचुरल सिलेक्शन इन ब्रीफ, तो है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। तो ग्रेट ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जस्ट बिगिन हुआ था, उसके पहले क्या हुआ, तो जो ग्रेट ब्रिटेन है वहां पे पहले इंडस्ट्रीज नहीं थे। जब इंडस्ट्रीज नहीं थे या इंडस्ट्रियलाइजेशन के बस शुरुआत होने के कुछ साल पहले, दैट इज इन 1845, ग्रे विंग जो मॉथ थे, ये ग्रे विंग जो मॉथ थे वो बहुत ज्यादा संख्या में थे देन द ब्लैक विंग मॉथ। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि ये दोनों मॉथ जो है, ये दोनों कीड़े ग्रेट ब्रिटेन में मिलते थे, पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होने के पहले ये ग्रे वाला ज्यादा संख्या में था देन ब्लैक। अभी यहाँ पे ध्यान रखना होगा आपको कि मॉथ जो ये है कीड़े, वो नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल मतलब जो रात के समय एक्टिव होते हैं, मतलब नाइट के समय वो एक्टिव होते हैं और दिन भर वो सोते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉथ्स है वो नॉक्टर्नल है, जैसे बैट्स होते हैं, वो रात के समय एक्टिव होंगे, दिन भर सोएंगे। तो ये जो मॉथ है वो दिन भर पेड़ के जो ब्रांचेस हैं, ट्रंक है, उसके ऊपर सोते थे, दिन भर रेस्ट करते थे। अब क्या होता था, जो व्हाइट विंग्ड मॉथ है, ठीक है, तो क्या होता था, ये दोनों मॉथ जो है, ये पेड़ का ट्रंक का एक इमेज है जिसपे ये दोनों मॉथ जो है आराम कर रहे हैं। यदि आप गौर से देखो, ये ब्लैक विंग मॉथ है और ये व्हाइट विंग मॉथ है जो इस पेड़ के ट्रंक में दिन के समय आराम कर रहा है। पर जो ये व्हाइट विंग मॉथ है वो केमोफ्लेज हो रहा है पेड़ के ट्रंक के साथ। केमोफ्लेज मतलब पेड़ के ट्रंक के कलर जैसा ही हो चुका है वो, ठीक है, उसके बैकग्राउंड में, पेड़ के ट्रंक के बैकग्राउंड में वो अपने आप को छुपा पा रहा है। तो ये व्हाइट विंग मॉथ जो है वो ये पेड़ के ट्रंक पे छुपा पा रहा है, क्योंकि ये पेड़ का जो ट्रंक है, ये पेड़ का जो डंडा है, उसके ऊपर लीचेन ग्रो हो चुके हैं, और ये लीचेन जो है वो सेम वैसे ही कलर के जैसे ये व्हाइट विंग मॉथ थे। अब जो दिन के समय जो पक्षी उड़ते उड़ते आते थे ये मॉथ खाने के लिए, उन्हें ये व्हाइट विंग मॉथ दिखता ही नहीं था। ये पक्षी किसे खाता था? ब्लैक विंग मॉथ को, क्योंकि इजिली इस पेड़ के ट्रंक पे दिख रहा था। जबकि ब्लैक विंग मॉथ भी उसी समय उधर ही रेस्ट कर रहा है, बट ये व्हाइट कलर के लीचेन ग्रो वाले ट्रंक पे ये इजिली दिख रहा है, और इसलिए जो प्रीडेटरी बर्ड्स है, ये ऐसे बर्ड जो इन मॉथ को खाएंगे, वो इजिली ब्लैक वाले को खा जाते थे और व्हाइट वाला बच जाता था, जिसके वजह से ब्लैक वाले मॉथ का नंबर जो है वो कम होते जा रहा था और व्हाइट वाले मॉथ का नंबर जो है वो इंक्रीज होते जा रहा था। बट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया ग्रेट ब्रिटेन में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान बहुत ज्यादा नंबर में इंडस्ट्रीज सेटअप हुए ग्रेट ब्रिटेन में। जब इंडस्ट्रीज सेटअप हुए तो इंडस्ट्रीज ने ब्लैक कलर का सूती स्मोक छोड़ना शुरू किया, जो एक्चुअली पॉल्यूशन का रीजन था। अब ये ब्लैक सूती स्मोक ने क्या किया, पेड़ों के ट्रंक के लीचेन को मार दिया और पेड़ों के ट्रंक पे वो जाकर एक ब्लैक कलर की लेयर की तरह जम गए ड्यू टू पॉल्यूशन। तो अब क्या हुआ, जो ट्रंक पहले व्हाइट कलर का दिखता था लीचेन की वजह से, अब वो ट्रंक दिखने लगा कैसा, ब्लैक कलर का, ड्यू टू पॉल्यूशन। अब ये जो चेंजेस आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद पॉल्यूशन क्रिएट होने की वजह से, वो ब्लैक कलर विंग्ड मॉथ के लिए केमोफ्लेज का काम कर रहा था। क्योंकि इस कंडीशन में अब आप देखिए, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया तब अब ये ट्री का ट्रंक कैसा हो गया है, ब्लैक कलर का। अब इस पे ब्लैक कलर का मॉथ इजिली केमोफ्लेज हो रहा है, मतलब वो ट्री ट्रंक के ब्लैक कलर में अपने आप को बैकग्राउंड में छुपा पा रहा है, बट अब उल्टा व्हाइट वाला जो है वो दिख रहा है। अब इसके वजह से टोटल कंडीशन जो पहले था लीचेन के प्रेजेंस के पहले, वो कंडीशन टोटली यहाँ पे जो लीचेन के प्रेजेंस के पहले जो था, यहाँ पे देखिए लीचेन था जिसमें व्हाइट वाला छुप पा रहा था, ब्लैक वाला दिख रहा था, वो कंडीशन टोटली अब है यहाँ पे रिवर्स हो गया। जिसके वजह से अब जब प्रीडेटरी बर्ड्स आते थे या वो बर्ड्स जो ये मॉथ को खाने आते थे, उन्हें व्हाइट वाला इजिली दिख रहा था और ब्लैक वाला नहीं। तो अब क्या हुआ, व्हाइट वाले का नंबर रिड्यूस होने लगा और ब्लैक वाले का नंबर अब बढ़ने लगा।
और इसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन के दौरान अब क्या हुआ, जो फिनोटाइपिक ट्रेंड्स है वो चेंज होने लगे, क्योंकि पहले ब्लैक वाला कम था, व्हाइट वाला ज्यादा, अब व्हाइट वाला कम है, ब्लैक वाला ज्यादा, तो फिनोटाइपिक ट्रेंड्स चेंज होने लगे, फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स चेंज होने लगे। ऑब्वियसली उसकी वजह से जीन पूल चेंज होगा, और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने लगा। नेक्स्ट है आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन of a particular species into smaller units which prevents interbreeding of them। तो सपोज एक ये पूरा पॉपुलेशन है, ठीक है, एक जैसे स्पीशीज का, मतलब सारे के सारे सपोज अंट्स हैं। अब ये एंट्स जो हैं वो कोई तो अलग अलग रीजंस की वजह से छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ गए। तो एक ग्रुप ऑफ अंट इस रीजन में रहता है, एक ग्रुप ऑफ अंट जो है इस रीजन में रहता है, एक ग्रुप ऑफ अंट इस रीजन में। तो एक इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड। तो आइसोलेशन मतलब क्या हुआ, सेपरेशन होना एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन का जो सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, और इनके वजह से इस ग्रुप में और इस ग्रुप में इंटरब्रीडिंग नहीं होगा, इस ग्रुप और इस ग्रुप में भी इंटरब्रीडिंग नहीं होगा, मतलब ये टोटली अब डिफरेंटली डेवलप होंगे, क्योंकि इनमें जो है इंटरब्रीडिंग या मेटिंग नहीं हो पाएगा। तो एक ग्रुप टोटली डिफरेंटली डेवलप होगा, एक ग्रुप टोटली डिफरेंटली डेवलप होगा। ये क्यों होता है, आइसोलेशन क्यों होता है, क्योंकि आइसोलेशन जो है वहां पे कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस बोलिए या फिर कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशंस बोलिए जिसकी वजह से आइसोलेशन हुआ। बट आइसोलेशन के वजह से क्या हुआ, वहां पे जीन फ्लो जो है वो रुक गया, एक्सचेंज ऑफ जीन्स जो है आइसोलेटेड पॉपुलेशन के बीच में रुक गया। ठीक है, तो ये जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है ये आइसोलेटेड है टोटली इससे, तो ये दोनों में एक्सचेंज ऑफ जीन्स नहीं हो रहा है, और ये दोनों के साथ ये तीसरे के साथ भी एक्सचेंज ऑफ जीन्स नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पे क्रिएट हुआ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। तो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म अब बेसिकली दो क्लास में क्लासिफाइड है, पहला है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, दूसरा है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो हम वन बाय वन देखेंगे। पहला ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन को हम फिजिकल आइसोलेशन भी कहते हैं। यह होता है जब एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन डिवाइड हो जाता है 2 या 3 ग्रुप्स में ड्यू टू सम ज्योग्राफिकल बैरियर, जैसे कि रिवर, ओशन, माउंटेन, ग्लेशियर। तो यहां आप एक एग्जांपल देख सकते हो, ये ग्रुप ऑफ स्नेल है जो आगे बढ़ रहे हैं, पर कुछ ज्योग्राफिकल लैंड रीजन की वजह से, जहां पे यहाँ पे देख सकते हो लैंड में क्रैक है, तो इसी तरह के ज्योग्राफिकल रीजन्स की वजह से, जैसे कि यहाँ पे रिवर हो सकता था, ओशन हो सकता था, माउंटेन हो सकता था या ग्लेशियर, तो ये ज्योग्राफिकल बैरियर के वजह से अब ये ग्रुप ऑफ स्नेल जो है 2 डिफरेंट पार्ट में जो है डिवाइड हो जाएंगे। अब इसके वजह से क्या होगा, ये बैरियर, ये ए ग्रुप और ये बी ग्रुप जो सेम स्नेल से आए हैं बट ज्योग्राफिकल रीजन्स की वजह से वो डिवाइड हो गए हैं, इन दोनों में ए और बी में अब इंटरब्रीडिंग नहीं हो पाएगा और ये दोनों आइसोलेटेड ग्रुप्स बन जाएंगे। और जो ये ग्रुप सेपरेट हो गए हैं वो दोनों भी ग्रुप्स डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन फेस करेंगे। ए ग्रुप डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में रहेगा, बी ग्रुप डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में रहेगा, जिसकी वजह से इनमें न्यू कैरेक्टर्स डेवलप होंगे ड्यू टू म्यूटेशन। तो ओरिजिनली ये स्नेल्स ऐसे दिखते थे, बट ए ग्रुप ऑफ स्नेल जो इन्हीं के पार्ट हैं, जो ओरिजिनल ग्रुप ऑफ स्नेल्स के ही पार्ट हैं, बट वो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में रहते रहते उनमें डिफरेंट कैरेक्टर्स आ गया और म्यूटेशन की वजह से वो अलग दिखने लगे। और बी ग्रुप ऑफ स्नेल वापस वो ओरिजिनल यही स्नेल के ग्रुप के पार्ट थे, बट अब डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशन में रहते हुए उनमें डिफरेंट चेंजेस आए और म्यूटेशन की वजह से वो डिफरेंट दिखने लगे, और ए और बी के बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं हो रहा था, इसलिए टोटली आइसोलेटेड ग्रुप बन गए। अब ये सेपरेशन की वजह से ये सेपरेटेड पॉपुलेशन के बीच में डिफरेंट जीन पूल क्रिएट होता है, और ये डिफरेंट जीन पूल एक दूसरे पे इंटरब्रीड नहीं करते हैं, जिसके वजह से धीरे धीरे कुछ सालों बाद न्यू स्पीशीज बन जाते हैं ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे एग्जाम्पल डार्विन्स फिशेस।
तो ये है डार्विन फिशेस, जिसे कहा जाता है कि ये सारे बर्ड सिर्फ एक ही टाइप ऑफ बर्ड से डेवलप हुए हैं, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि ये डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन में रहने लगे, तो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में उनमें जो है न्यू कैरेक्टर्स आने लगे ड्यू टू म्यूटेशंस, और वो डिफरेंटली ग्रो हुए न्यू स्पीशीज में। सॉरी, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है जब चेंज होता है जेनेटिक मटेरियल में या फिर जीन पूल में या स्ट्रक्चर ऑफ जेनिटल ऑर्गन्स में। ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन प्रिवेंट कर देता है या रोक देता है इंटरब्रीडिंग बिटवीन दी पॉपुलेशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स। तो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म जो है वो कितने टाइप्स के हैं? तो एक्चुअली वो 2 टाइप्स के हैं। जो फर्स्ट है वो है प्री मेटिंग और प्रीजायोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में जो फर्टिलाइजेशन है या जाइगोट फॉर्मेशन है वो टोटली रुक जाता है। मतलब प्री मेटिंग मतलब मेट होने के पहले ही फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, जाइगोट ही नहीं फॉर्म होगा, जिसके वजह से वहां पे आ जाएगा आइसोलेशन। तो उसमें फर्स्ट है हैबिटेट आइसोलेशन और इकोलॉजिकल आइसोलेशन। तो हैबिटेट आइसोलेशन और इकोलॉजिकल आइसोलेशन में क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं पॉपुलेशन लिविंग के, मतलब सेम स्पीशीज के जो मेंबर होते हैं वो जो सेम ज्योग्राफिकल रीजन में भी रह रहे हैं, बट जो मेल और फीमेल है वो दोनों में मेटिंग नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों डिफरेंट हैबिटेट में है। तो भले ही वो सेम ऑर्गेनिज्म है, वो सेम पॉपुलेशन के पार्ट है, वो सेम ज्योग्राफिकल रीजन में रह रहे हैं, बट डिफरेंट हैबिटेट में होने की वजह से उनमें मेटिंग नहीं होगा, जिसकी वजह से आइसोलेशन क्रिएट होगा। तो सपोज यहाँ पे हम एक स्नेक की बात करें जो सेम स्पीशीज का है, सेम ज्योग्राफिकल रीजन में रह रहा है, बट मेल जो है वो सपोज टेरेस्ट्रियल है, मतलब लैंड पे रहता है, और फीमेल जो है एक्वाटिक है, दैट इज वाटर में रहती है, जिसकी वजह से ये दोनों में मेटिंग नहीं हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है आइसोलेशन। नेक्स्ट है सीजनल और टेम्पोरल आइसोलेशन। इसमें जो मेंबर्स होते हैं पॉपुलेशन लिविंग के, वो अगेन सेम ज्योग्राफिकल रीजन में ही रहते हैं, बट डिफरेंट टाइम ऑफ ईयर या डिफरेंट पीरियड ऑफ ईयर में वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। तो सपोज हम 2 एक इंसेक्ट्स की बात करें जो सेम स्पीशीज के हैं, सेम पॉपुलेशन के हैं, सेम ज्योग्राफिकल रीजन में रह रहे हैं, बट इंसेक्ट ए जो है वो नाइट के समय जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए जो भी है वो करेगा, और इंसेक्ट बी डे के समय। तो इस हिसाब से दोनों में मेटिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द डे समय वो लोग मैच्योर हो रहे हैं सेक्सुअली। ऐसे बहुत सारे फिशेस भी होते हैं जो डिफरेंट पार्ट ऑफ ईयर में सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, जिनकी वजह से उनमें जो है मेटिंग नहीं हो पाता और फिर आइसोलेशन क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है इथोलॉजिकल आइसोलेशन। यहाँ पे ड्यू टू स्पेसिफिक मेटिंग बिहेवियर जो मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन है वो मेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट है मैकेनिकल आइसोलेशन। यहाँ जो मेंबर्स है पॉपुलेशन के उनमें डिफरेंस आ जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से वो वहां पे मेटिंग नहीं कर पाते, तो है मैकेनिकल आइसोलेशन। जो सेकेंड टाइप है आइसोलेशन मैकेनिज्म का वो है पोस्ट मेटिंग और पोस्ट जायोटिक बैरियर्स। मतलब एक बार मेटिंग हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, बट उसके बाद फिर आ जाता है आइसोलेशन। पहला है गैमेट मोर्टिलिटी। तो जो गैमेट्स हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, ठीक है। एक या एक से ज्यादा रीजंस की वजह से 2 गैमेट, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट जो बने हैं, वो दोनों गिवन टाइम में जब उनका लाइफ था तभी वो दोनों मेट नहीं हो पाए, तो उनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से अब आगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो उसे कहेंगे हम गैमेट मोर्टिलिटी, जहां 2 स्मॉल लाइफ स्पैन वाले गैमेट सही समय पे मेटिंग नहीं कर पाए। नेक्स्ट है जाइगोट मोर्टिलिटी। कभी कभी एक बन जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, बट जाइगोट बनने के बाद वो मर जाता है, एक या कोई अलग रीजंस की वजह से। नेक्स्ट है हाइब्रिड स्टेरिलिटी। जो हाइब्रिड्स डेवलप होते हैं मैच्योरिटी होने के बाद, उनमें जो है स्टेराइल नेचर आ जाता है,
क्योंकि उनमें जो है प्रॉपर गैमेटोजेनेसिस या मियोसिस नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है मूल, जो हॉर्स और डोंकी से बना होता है। ठीक है, इनमें जो मूल है वो हाइब्रिड है हॉर्स और डोंकी का। जब ये मैच्योर हो जाता है तो इनमें प्रॉपर गैमेटोजेनेसिस नहीं होता, जिसकी वजह से ये स्टेराइल रह जाते हैं और इसकी वजह से हम इन्हें कह सकते हैं हाइब्रिड स्टेरिलिटी। ठीक है, तो वो इंटर जेनेरिक हाइब्रिड है जो स्टेराइल ही होता है। और ये सब जो थे सारे एग्जांपल्स थे आपके आइसोलेशन मैकेनिज्म के। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com or even in the comment box. आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। That's all for today. Thank you. Stay tuned.